हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। जितने भी लेक्चर अब तक आप लोगों ने कंटिन्यू किए होंगे इस लेक्चर को सुनने से पहले, आई होप सारे लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, जीरो ऑर्डर में कौन कौन सी चीज़ें कॉन्सेंट्रेशन के टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज हो सकती है। फिर हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है। आपको ये भी समझ में आ गया उस केस में कंसंट्रेशन या रेट का क्या डिपेंडेंसी है टाइम के साथ, वो भी आपको समझ में आ गया। फर्स्ट ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है, और एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये भी मैंने आपको बता दिया। इतने आपको समझ में आ गए होंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जरूर था, लेकिन समझ में आया होगा, मैं इतने यकीन के साथ कह सकता हूं, और आपको समझ में भी आया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे प्रॉब्लम किए थे, आपको सारे प्रॉब्लम समझ में होगा। कुछ बच्चों को कुछ डाउट आ रहे हैं, वो डाउट ऑब्वियसली आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने पढ़ा दिया है उस पे बेस्ट जितने भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए होंगे, आपसे 100% सॉल्व हुए होंगे, आपसे सॉल्व हुआ भी होगा, आप मेरी बातों से एग्री भी करते होंगे। कुछ प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी डीपीपी में जो मैंने होमवर्क दिया था आप देख भी रहे होंगे, तो लग रहा होगा इसमें करना क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जरूर पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ चुके हैं। जैसे आपने अभी तक हम लोग ने पढ़े सूडो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा, जो कुछ क्वेश्चन में ऑर्डर निकालने थे, हम लोग अभी ऑर्डर पढ़ रहे थे, बेसिकली ऑर्डर नहीं पढ़ रहे थे, रेट का डिपेंडेंसी कॉन्सेंट्रेशन पे पढ़ रहे थे। याद करो, हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। अपना सेकंड और थर्ड लेक्चर आप याद करो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और जिसमें सेकेंड फैक्टर हम लोग पहला था नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दूसरा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसी फैक्टर में एक टर्म आ गया था रेट लॉ इक्वेशन, आर इजिकल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। फिर हम लोगों ने के को रेट कांस्टेंट उसको पढ़ा। फिर उसके बाद ऑर्डर पढ़ लिए, जहां पे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो अपने सिलेबस में है। आज हम लोग कोई nth ऑर्डर, मतलब समझो सेकंड ऑर्डर की कोई बात करते हैं कि सेकंड ऑर्डर का टी हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर का कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सेकंड एंड थर्ड ना पढ़ के कोई भी एक nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लेंगे। n की वैल्यू 2 डालो तो वो सेकंड ऑर्डर होगा, n की वैल्यू 3 डालो तो वो फर्स्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले आइए मैं चाहता हूं एक बार हम लोग एनालाइज करें फर्स्ट ऑर्डर को। अब तक जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, एक बार हम लोग एनालिसिस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का कि फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने सीखा क्या। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि जीरो ऑर्डर में जैसे ही मैं जीरो ऑर्डर बोलता हूं, आपके माइंड में तुरंत ये चीज रिकॉल हो रही होगी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, कंज्यूम होगा। लेकिन सर अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात कहोगे तो इस केस में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज डिसोसिएट करेगा। दोनों में एक मेजर डिफरेंस था। आइए आज हम लोग अपना जो एनालिसिस है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर मैं उसके एक टी हाफ लाइफ टाइम की बात करूं, या आप नोट करके इस पॉइंट को पढ़ना। आगे इसी में हम लोग 3 शॉर्टकट लेकर के आएंगे, जिसको मैं ए स्क्वायर शॉर्टकट के नाम से देता हूं। और जरूरी नहीं, अब ये शॉर्टकट बेसिकली है क्या, पहले आप समझो, वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का हम लोग ए नॉट एज्यूम कर रहे थे, और अगर ये एक टी हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे लग गया तो ये कॉन्सेंट्रेशन 50% रिएक्ट कर जाएगा, तो बचेगा कितना, ए नॉट बाई 2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टी इज इक्वल टू 0 पे ए नॉट था, अब ये 50% रिएक्ट किया। समझो इसमें एक और टी हाफ लाइफ टाइम अगर कंज्यूम कर जाए, एक और टी हाफ लाइफ टाइम कंज्यूम करे, तो जब भी इक्वल टाइम, मतलब एक टी हाफ लाइफ टाइम दूसरा टी हाफ लाइफ, तो फिर इसमें 50% कंज्यूम करेगा, तो बचेगा कितना, ए नॉट बाई 4। समझो एक टी हाफ लाइफ टाइम और लग गया, बचेगा ये ए नॉट बाई 8। अगेन 50% इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हर बार इक्वल परसेंटेज डिसोसिएट करेगा। ए नॉट से ए नॉट बाई 2, ए नॉट से इसका हाफ ए नॉट बाई 4, इसका हाफ ए नॉट बाई 8, फिर एक और टी हाफ लाइफ टाइम लगेगा इसमें, तो अगेन 50% डिसोसिएट करेगा, और कितना होगा, ए नॉट बाई 16। इतना तक हम लोग देख चुके थे।
अगर मैं बात करूं कि समझो ए नॉट को आप 100 लेते हो, ए नॉट को आप कितना पकड़ते हो 100, तो ये 100 से कितना आ जाएगा 50, मतलब हर इक्वल टाइम इंटरवल में ये इसका हाफ होगा, तो ये 50 से कितना आ जाएगा बेटा 25, फिर 25 से ये कितना आ जाएगा 12.5, फिर ये 12.5 से कितना आ जाएगा 6.25। ध्यान से देखो, इतना तो समझ में आ रहा है। तो समझो अगर फर्स्ट टी हाफ लाइफ टाइम लग रहा है, अगर पहला यहां से यहां की बात कर दूं, अगर पहला टी हाफ लाइफ टाइम लग रहा है, तो अगर पहला 50% डिसोसिएट करने में जो टाइम लग रहा है वो टी हाफ लाइफ टाइम लग रहा है, तो अगर मैं बात करूं बेटा कि दो टी हाफ लाइफ टाइम में ये कितना परसेंट डिसोसिएट किया, तो इनिशियली 100 था, 25 बचा, मतलब कितना लग गया 75% डिसोसिएट कर गया। तो इस केस में रिएक्शन 75% कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे 50% कंप्लीट हुआ था, और ये जो टाइम लगा ये 2t हाफ लाइफ टाइम लगा। कोई दिक्कत? अब देखो 50 प्लस 25 कितना आ गया 75। फिर नेक्स्ट अगर मैं 3t हाफ लाइफ टाइम की बात करूं, यहां से देखो, तो ये हो जाएगा बेटा 75 प्लस 12.5, ये आ जाएगा 87.5% लगेगा, और ये जो टाइम लगा ये 3 हाफ लाइफ टाइम के बराबर हो। अगर नेक्स्ट में देखूं तो ये जो टाइम लगेगा ये आपको लग जाएगा 93.75। 4t हाफ लाइफ टाइम की बात करूं तो ये लगेगा 93.75। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि समझो किसी भी रिएक्शन का इस, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर एक टी हाफ लाइफ टाइम लिखा तो 50% डिसोसिएट किया, तो ए नॉट से ए नॉट बाई 2, दो टी हाफ टाइम लगा तो फिर इसका 50% डिसोसिएट करेगा, तो ए नॉट बाई 2 का 50% कितना होगा ए नॉट बाई 4, फिर इसका 50% डिसोसिएट करेगा तो ए नॉट बाई 4 से कितना हो जाएगा बेटा ए नॉट बाई 8, फिर एक और टी हाफ लाइफ टाइम दोगे तो इसका 50% डिसोसिएट करेगा तो कितना हो जाएगा ए नॉट बाई 16। तो मैं कहा कि चलो समझने के लिए अपन क्या करते हैं, ए नॉट को 100 पकड़ लेते हैं। तो पहला टी हाफ लाइफ टाइम है, टाइम एट विच टी हाफ का मतलब ही है कि 50% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, तो 100 से कितना हो जाएगा 50। एक और टी हाफ लाइफ टाइम दे दो, यहां से यहां का जो टाइम है बेटा ये कौन सा है टी हाफ लाइफ टाइम का, तो 50% डिसोसिएट करेगा, तो 50 से कितना होगा 25, तो एक टी हाफ लाइफ और एक टी हाफ लाइफ टोटल कितना 2 टी हाफ लाइफ टाइम। 50 यहाँ रिएक्ट किया और 25 यहाँ रिएक्ट किया, तो टोटल 75% रिएक्ट कर गए। फिर एक और टी हाफ लाइफ टाइम आप ऐड कर दो तो 25 का हाफ से कितना 12.5 रिएक्ट करेगा, तो टोटल 50 प्लस 25 प्लस 12.5 87.5, कितने 3 टी हाफ लाइफ टाइम है। तो अगर 4 टी हाफ लाइफ टाइम लगा दो तो कितना हो जाएगा 93.75, 4 टी हाफ लाइफ टाइम है। ये किस में देखने को पड़ेंगे, तो ये देखने को पड़ेंगे मिलेंगे आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो देखो ना कल एक क्वेश्चन आया था हम लोग जो कर रहे थे कि कितना अगर किसी आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि कोई भी एक रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट हो रहा है, या आपको ऐसे दे दे कि उसका टी हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट है, तो कहेगा 75% रिएक्ट होने में कितना टाइम लगेगा, तो अब देख लो 75% 2 हाफ लाइफ टाइम क्या है, तो 10 इंटू 2 20 मिनट लगेंगे। समझ में कह रहे हैं कि 93.75 कंप्लीट होने में कितने टाइम लगेंगे, तो 10 इंटू 4 टी हाफ लाइफ टाइम है, तो 4 इंटू 10 40 मिनट्स लगेंगे। तो इसी को मैं कुछ पार्टिकुलर परसेंटेज कितना परसेंट डिसोसिएट कर रहा है, तो पहला शॉर्टकट में देता हूं ए स्क्वायर शॉर्टकट नंबर 1, जिसको मैं बोलता हूं ए स्क्वायर टाइम, टाइम जिसपे 50% रिएक्ट कर रहा है, वो टाइम जिसपे 50% रिएक्ट कर रहा है, तो ये टाइम तो बेटा t 1/2 के बराबर होगा। अब मैं कह रहा हूं टाइम जिसमें 75% रिएक्ट कर रहा है, तो ये टी टाइम 2 इंटू टी हाफ लाइफ टाइम होगा। टाइम 87.5, तो ये किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर अभी आपने निकाला है, ये 3t हाफ लाइफ टाइम के बराबर होगा। कोई दिक्कत? तीसरा मैं निकालूं टाइम 93.5, तो ये जो टाइम है ये 4t हाफ लाइफ टाइम के क्या होगा बराबर होगा।
कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन निकालना था कि जो 99.9% कंप्लीट होने में 10 टी हाफ लाइफ टाइम लगते हैं, तो अगर मैं उस टी टाइप को लूँ टी 99.9% में, तो ये हो जाएगा बेटा 10 टी हाफ लाइफ टाइम। इतने टाइम तो मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। अभी देखो ना 50% रिएक्ट किया तो उसमें 1 टी हाफ लाइफ टाइम लगा, 75% रिएक्ट किया तो 2 टी हाफ लाइफ टाइम लगा, टी 87.5% रिएक्ट किया तो 3 टी हाफ लाइफ टाइम लगा, टी 93.5% रिएक्ट किया तो 4 हाफ लाइफ टाइम लगा। और कल एक क्वेश्चन में किए थे कि इफ टी 99.9% रिएक्ट करेगा तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टी हाफ लाइफ टाइम के 10 गुना होगा। वो जेई 2090 के पूछे हुए क्वेश्चन थे, ठीक है, सब्जेक्टिव के पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो अगर मैं दो टाइम और आपको ऐड करके बता दूं, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम बताओ जो 90% 99% रिएक्शन कब लग रहा है, और दूसरा मैं कह रहा हूं टाइम बताओ जो 90% रिएक्शन कब कंप्लीट हो रहे हैं, तब ध्यान से देखना। जो 90% रिएक्ट करेंगे ये 3 टी हाफ लाइफ टाइम और तिगुना और चार गुना के बीच का होगा ना, ये जो टाइम होता है बेटा ये 3.33 टी हाफ लाइफ टाइम, या इसी को आप कह सकते हो 10/3 टी हाफ लाइफ टाइम। और टी 99.9 को आप कह सकते हो 6.66 टी हाफ लाइफ टाइम, या इसी को आप कह सकते हो 20/3 टी हाफ लाइफ टाइम। तो अगर इतना टाइम अगर आप याद रखते हो तो आपको कई बार क्वेश्चन बिना पेन चलाए आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, समझो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद करना जीरो ऑर्डर, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट। आपसे कह दे कि कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन 50% 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो 25% कितने में कंप्लीट करेगा? जीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट, 50% 10 मिनट में हो रहा है, तो कह दे T25 बताओ, टाइम बताओ जब 25% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो जस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट हाफ तो टाइम हाफ, तो कितना हो जाएगा 10/2 5 मिनट्स। लेकिन अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर मैं बोलूं कि 50% रिएक्शन टी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू कुछ भी ले पकड़ लेता हूं कि समझो 2 मिनट्स है, तो बताओ 25% कितने में रिएक्ट करेगा? क्या आंसर 1 होगा? नहीं होगा। 1 कब होगा? जीरो ऑर्डर में। अब बताओ फर्स्ट ऑर्डर में कितना होगा? तो देखो टाइम के साथ रेट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट 25% रिएक्ट करने में 1 मिनट से कम ही टाइम लगेगा। समझ में आया? तो ये जो टाइम लगेगा ये लेस देन टी हाफ लाइफ टाइम बाई 2 के होगा, और आप देखोगे तो ये 0.4 टी हाफ लाइफ टाइम लगेगा। इसके क्या होगा? बराबर होगा 0.4 टी हाफ लाइफ टाइम के क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर आप इतने टाइम याद रखते हो जो मैंने ए स्क्वायर टाइम बताए, तो कई बार क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखो कल के लेक्चर में भी एक क्वेश्चन था, अगर टी हाफ लाइफ टाइम 50% कम रिएक्ट कर रहा है तो 2 टी हाफ लाइफ टाइम में 75%, 3 टी हाफ लाइफ टाइम में 87.5%, 4 टी हाफ लाइफ टाइम में 93.5%, 10 टी हाफ लाइफ में 99.9%। एक्स्ट्रा में दो और बताया है, एक 87 और 93.5 के बीच का 90% बताया है, दूसरा 99 बताया है। एक 10/3 टी हाफ लाइफ टाइम के बराबर होगा और 99% रिएक्शन 20/3 टी हाफ लाइफ टाइम के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये हम लोग जानते थे फॉर्मूला वाइज, लेकिन मैं कुछ टाइम को मैं चाहता हूं ऐसे ही ओरली आपसे याद हो जाए कि कोई भी एक रिएक्शन है आपको दे दिया टी हाफ लाइफ टाइम 2 मिनट दिया हुआ है, अगर रिएक्शन 80% कब कंप्लीट होगा? ध्यान से देखना, कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लो, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लेता हूँ, कोई भी एक रिएक्शन ले लो, उसका टी हाफ लाइफ टाइम आपको दिया है, टी हाफ लाइफ टाइम आपको दिया है 2 मिनट, तो कह रहा है टाइम बताओ जब 80% रिएक्शन गेट कंप्लीट हो। अब देखो 80% कहाँ जाएगा? 75 और 87 के बीच में ही आएगा ना, तो ये क्या होगा 2 टी हाफ लाइफ टाइम। 75% कब कंप्लीट करेगा? 4 मिनट में, और 87.5 क्या करेगा? 3 2 जा 6 6 मिनट में। तो जो आंसर होगा बेटा वो 4 और 6 के बीच का ही कोई टाइम होगा।
4 एंड 6 के बीच का ही कोई टाइम होगा, और गिवन 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन अगर 4 एंड 6 के बीच में होगा तो बिना आप सॉल्व किए सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो आइए, जो मैंने ए स्क्वायर टाइम दिया है ऑलरेडी, यही दो इक्वेशन से सारे कुछ निकाले गए हैं। पहला k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई ए टी। के क्या है? रेट कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम। ln a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी फाइनल कंसंट्रेशन। और दूसरा टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ln 2/k या 0.693/k। इसी पे बेस्ट आपको समझ, सारे जो वैल्यू है मैंने इसी से निकाले हैं, आप देखते भी हो। क्लियर? तो हमने एक की पॉइंट पकड़ा, कब इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज एसोसिएट करेगा, उसी के बेस्ट निकाला है। आइए इसी टाइम पे बेस्ट बिना फॉर्मूले के हम लोग जेई 2013 में एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं शॉर्टकट नंबर 2 देन शॉर्टकट नंबर 3। मेरा शॉर्टकट ये इसलिए बेस्ट है कि बिना इस फॉर्मूला को यूज किए आप आंसर कितने फास्ट निकाल सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया ही है, आप वहीं से कंपेयर करके आपको इसको सॉल्व करने हैं। ठीक है? आए बेटा, पहला जो हम लोगों ने पढ़ा ए स्क्वायर टाइम, उसी के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, देखना इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये जेई 2013 एडवांस का क्वेश्चन है, आप चेक करें। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है इन ए केमिकल रिएक्शन, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें P प्लस गिव आपको क्या दे रहा है? प्रोडक्ट। मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं। कह रहा है टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ रिएक्शन ऑफ P इज ट्वाइस देन 50% रिएक्शन ऑफ P। कह रहा है ये कोई एक केमिकल रिएक्शन है जिसका मैं अगर रेट लिखूं तो R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टू द पावर x एंड Q टू द पावर y। एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ इक्वेशन मैंने लिखा है। कह रहा है P का जो 75% रिएक्ट करेगा, 75% ऑफ रिएक्शन ए ऑफ P इज ट्वाइस देन 50% रिएक्शन ऑफ P। P का जो 75% रिएक्ट कर रहा है ना, वो 50% का 2 गुना है। दैट मीन्स T हाफ लाइफ टाइम, 50% मतलब T हाफ लाइफ टाइम, उसका 2 गुना है 75%। तभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक टी हाफ लाइफ टाइम में 50%, तो 2 टी हाफ लाइफ टाइम में 75%। ये मैच कर रहा है ना। तो हम लोग किस रिएक्शन के लिए पढ़ रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर। दैट मीन्स P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? फर्स्ट। समझ में तो आ रहा है ये चीज? पक्का? तो P के लिए कह रहा है फॉर P 50% का जो टाइम है इसका 2 गुना है T 75%। कह रहा है 75% ऑफ रिएक्शन ऑफ P इज ट्वाइस देन 50% रिएक्शन ऑफ P। तो इसका जो 50% डिसोसिएट कर रहा है ना, वो 75% का क्या है? 2 गुना है। तो 50% को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल होगा। दैट मीन्स ये किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा? फर्स्ट ऑर्डर। तो P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? फर्स्ट। तो X की वैल्यू कितनी निकल गई? 1। दूसरा Q के बारे में देख लो, Q का रेट पे क्या डिपेंडेंसी है। कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q वेरी विथ टाइम एज शोन इन फिगर। आप जानते हो कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ लिनियरली डिक्रीज करता है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे? तो आप यहाँ पे जानते हो AT इज इक्वल टू ए नॉट, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम। और यहीं पे क्या जाएगा? QT इज इक्वल टू Q नॉट माइनस KT। तो दैट मीन्स ये रिएक्शन किसका है? ये रिएक्शन की बात करोगे तो ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया? जीरो ऑर्डर। कैसे पता चला? ग्राफ से पता चला। तो Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो है, तो फॉर Q ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया।
तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो आपसे पूछा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने के बराबर हो जाएगा, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 0, ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ टाइम को ऐसे माइंड में रखो कि कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन सॉल्व होना इंपॉर्टेंट तो है ही बेटा, लेकिन एक ऐसा टाइम आपके फेज में आएगा, लाइफ में आएगा, जहां पे विद इन टाइम लिमिट सॉल्व होना ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, और वो आपके एग्जामिनेशन में भी यही होगा। देख के ही आपको जैसे ही अब आप सोचो कि अब आप उस स्टेट में हो कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आप उसके आंसर तक पहुंच रहे हो। कह रहे 75% रिएक्शन में जो टाइम है वो 50% का दोगुना है। आंख बंद करके आंख खोल के जैसे भी देखो, सो के लेट के बेटा आपको दिखेगा ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सर ने सिखाया है। और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, क्यू क्या है इस रिएक्शन में, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ लिनियरली डिक्रीज कर रहा है, तो वो कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर। हम लोग तो इतनी बार ये सुन चुके हैं, बोल चुके हैं कि जीरो ऑर्डर में जो चीज लिनियरली है फर्स्ट ऑर्डर में वो चीज एक्सपोनेंशियल है। तो P के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, Q के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर का रिएक्शन क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर। समझा? आप इसको समझ करके लिखो। फिर हम लोग आज मैंने कहा था 3 शॉर्टकट बताऊंगा फर्स्ट ऑर्डर में। एक मैंने ए स्क्वायर टाइम बता दिया, दूसरा बताता हूं बिना फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन यूज किए बना लोगे आप, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई kt लगाने के लिए, बिना उसके आप सॉल्व कर लोगे। तो आप इसको समझ करके लिखो, मैं इसको मिटा के फिर नेक्स्ट शॉर्टकट आपको बताता हूं। आइए नेक्स्ट देखो शॉर्टकट नंबर 2। ए स्क्वायर शॉर्टकट का और ट्रिक करो, कोई बात नहीं है। पहला तो ए स्क्वायर टाइम था, दूसरा आपको अगर दो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, एक t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दो किसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन 0 है, ठीक है। अगर इफ इनिशियल एंड फाइनल concentration of reactant is given, मतलब आपको दो चीज गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए नॉट और ए टी, ये दोनों क्या दिया गिवन है, मतलब किसी भी दो टाइम पे आपको कंसंट्रेशन गिवन है। देखो कितना इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है। आप क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो, तो आप क्या करो रेशियो ले लो ए नॉट बाई ए टी का, और ये जब भी आएगा बेटा तो 99% केस में ये 2 टू दी पावर n के फॉर्मेट में आएगा। इन 99% ले लो, 90 से बहुत ज्यादा, इन 99% प्रॉब्लम में या आपके लेवल पे जितने भी प्रॉब्लम होंगे उस केस में ए नॉट बाई ए टी की जो वैल्यू आएगी हमेशा 2 टू दी पावर n के फॉर्मेट में आएगी, और यहाँ पे जो n होगा वो नंबर ऑफ टी हाफ लाइफ टाइम होगा, जो n होगा ये नंबर ऑफ टी हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम के बराबर हो जाएगा। तो क्या करोगे, अब देखो ना हम लोग जो लिख रहे थे ना 2t, 2 हाफ लाइफ टाइम, 3 हाफ लाइफ टाइम, 4 हाफ लाइफ टाइम, तो n को मल्टीप्लाई करो t हाफ लाइफ टाइम में, तो t क्या निकल जाएगा टोटल टाइम। हम लोग बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला कौन यूज कर रहे थे, तो k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई ए टी। ध्यान से देखो, तो अननोन टोटल चार चीजें के बीच में रिलेशन आ सकता है, या तो k लिखो या k को ln 2/t हाफ लाइफ टाइम लिखो, दोनों एक ही चीज है। या तो t हाफ लाइफ टाइम है तो उसको रेट कांस्टेंट में चेंज कर सकते हो, या k है तो उसको t हाफ लाइफ टाइम में चेंज कर सकते हो। तो या तो आपको k या t हाफ लाइफ टाइम मिले, दूसरा कोई भी टाइम पे बोले 10 मिनट पे, मतलब वो टाइम बताओ जब 75% रिएक्ट करे, वो टाइम बताओ 80% रिएक्ट करे, वो टाइम बताओ 40% रिएक्ट करे, तो कोई भी गिवन टाइम ए नॉट
और एटी, इसी चार के बीच में रिलेशन है। तो ध्यान से देखना, आपको इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट और एटी दे दिया, तो आपसे पूछे कि बताओ कि कितने टाइम के बाद, मतलब 80 दे दिया तो पूछते का वो टाइम बताओ जहां पे 80 उतना बचेगा, या आपसे ये पूछ सकता है कि इतने टाइम के बाद 80 कितना बचेगा। तो जब कंसंट्रेशन देख के टाइम पूछे तो आप ये शॉर्टकट लगाओगे। कैसे लगाओगे कि जब भी आप दो अलग अलग कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन, तो आप फाइनल इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशियो लोगे। 99% केस में ये 2⁻n के फॉर्मेट में आएगा, और जो n है वो आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम है। समझो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम 4 आ गया, तो हाफ लाइफ टाइम को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या निकल गया, टोटल टाइम। या टोटल टाइम निकल गया, या तो टी हाफ लाइफ टाइम गिवन है तो इसके रिस्पेक्ट में आप रेट कांस्टेंट के भी निकाल सकते हो। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया। दूसरा शॉर्टकट नंबर 2, कि जब आपको टाइम दे दे और आपसे फाइनल कंसंट्रेशन पूछे, जब आपको टाइम दे दे और फाइनल कंसंट्रेशन पूछे, तो शॉर्टकट नंबर 3, ए स्क्वायर शॉर्टकट नंबर 3। शॉर्टकट नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपको क्या दे दे, इफ एनी जनरल टाइम एंड, या तो टी हाफ लाइफ टाइम दे दे या तो के दे दे। आप पता है टी हाफ लाइफ टाइम और के बीच में टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू ln 2 बाई के, या के इक्वल टू ln 2 बाई टी हाफ लाइफ टाइम, ये दे दे। मतलब कोई भी जनरल टाइम दे दे और आपको टी हाफ लाइफ टाइम या के दे दे, और आपसे पूछे फाइनल कंसंट्रेशन बताओ। फाइनल कंसंट्रेशन मतलब 80 की वैल्यू पूछ दे, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप यही यूज करना। क्या यूज करोगे, n मल्टीप्लाई टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू n क्या, टोटल। n मल्टीप्लाई टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू n क्या हो जाएगा, टोटल। तो आप इससे क्या निकाल लोगे, n की वैल्यू निकाल लोगे। जो भी गिवन टाइम दिया हुआ है, टाइम 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, उसको टी हाफ लाइफ टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या निकल जाएगा, n, तो नंबर ऑफ टी हाफ लाइफ टाइम। तो आपसे फाइनल कंसंट्रेशन पूछे, 80 पूछे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये n क्या निकल गया, नंबर ऑफ टी हाफ लाइफ टाइम। तो अगर आपसे 80 पूछे तो 80 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 टू द पावर n। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, 80 निकाल सकते हो। देखो कल के लेक्चर में हम लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम इस पे कर रहे थे, और आपसे सॉल्व होगा सिंपल। मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ। शॉर्टकट नंबर 1, पहला जो शॉर्टकट हम लोगों का था, ए स्क्वायर टाइम 50% टी हाफ लाइफ टाइम में रिएक्ट कर रहा है, तो 75% 2 टी हाफ लाइफ टाइम में, 87.5 3 टी हाफ लाइफ टाइम, 93.75 4 टी हाफ लाइफ टाइम, 99% 10 टी हाफ लाइफ टाइम, 90% 99% 20/3 मतलब 6.67 टी हाफ लाइफ टाइम, 90% 10/3 3.33 टी हाफ लाइफ टाइम। दूसरा कि आपको 80 और ए नॉट गिवन है, आपसे पूछे टी हाफ लाइफ टाइम या के बताओ, तो क्या करोगे, ए नॉट बाई 80 का रेशियो लो। ये हमेशा 2⁻n के फॉर्मेट में आएगा। n क्या है, नंबर ऑफ टी हाफ लाइफ टाइम। नंबर ऑफ टी हाफ, टोटल टाइम को नंबर ऑफ टी हाफ लाइफ टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपको टी हाफ लाइफ टाइम निकल जाएगा। टी हाफ लाइफ टाइम निकल गया तो के निकाल लोगे, क्योंकि के एंड टी हाफ लाइफ टाइम के बीच में रिलेशन है ln 2 बाई टी। तो ये तो कंसंट्रेशन से टाइम पे आ सकते हो। दूसरा आपसे पूछे टाइम दे करके कंसंट्रेशन बताओ, तो क्या करोगे, डायरेक्टली यही, मैंने नीचे से ऊपर चले जाओ, n इंटू टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू n टोटल। तो आपको टोटल टाइम और टी हाफ लाइफ टाइम दे दे, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो नंबर ऑफ टी हाफ लाइफ टाइम होगा, और 80 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2⁻1। आपको क्या निकल जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। क्या निकल जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इसको लिखो। अभी आपको उतने अच्छे से ये मतलब क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्लियर नहीं होगा। मैं कल का ही एक क्वेश्चन लेता हूं और इसी शॉर्टकट पे उस क्वेश्चन को कराता हूं, आपको देखना कितना क्लियर हो जाएगा और टाइम सेविंग होगा। आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए जितने भी हम लोगों ने डेरिवेशन करके जो न्यूमेरिकल
इक्वेशन लाए थे उसका यूज नहीं होगा, डायरेक्टली आप इससे क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो आप समझ करके शॉर्टकट को लिखिए, मैं इसी पे बेस्ट क्वेश्चन कराता हूँ, आप उस क्वेश्चन को देखना बेटा। अब आइए बेटा, जो शॉर्टकट सीखा है उसी पे उस क्वेश्चन को करते हैं, फॉर्मूला से आप कर लोगे। कह रहा है इन ए पार्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 512 मोलर टू 128 मोलर। कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, टी इज इक्वल टू 0 पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 512 मोलर था, तो t इज इक्वल टू 40 मिनट्स में ये कितना हो गया, 128। मतलब बेटा ये ए नॉट हो गया और ये 80 हो गया, 80 कितना, 128। तो कह रहा है टी हाफ लाइफ टाइम बताओ। तो मैंने कहा था जब भी कॉन्सेंट्रेशन दे दे और टाइम के बारे में पूछे तो सबसे पहले आप ए नॉट बाई 80 का क्या ले लो, ए नॉट बाई 80 का रेशियो ले लो और ये 2 रेस टू पावर n के फॉर्मेट में आएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, 512 अपॉन 128 इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 1। ये देखो 4 टाइम्स होगा, 128 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 512। ये 4 को 2 रेस टू पावर 2 लिखोगे तो 2 रेस टू पावर 2, नहीं तो चलो ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर n। तो 4 को 2 रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर n, तो n की वैल्यू कितना आ गई 2। मतलब कितना टी हाफ लाइफ टाइम लगा होगा, 2 टी हाफ लाइफ टाइम लगा होगा। सिंपल लिख लो, तो आपसे टी हाफ लाइफ टाइम पूछा है तो n मल्टीप्लाई टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू कितना, टी टोटल टाइम। तो n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है 40। तो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 40/2 मतलब 20 मिनट। इजिली सॉल्व हुआ या नहीं बिना फॉर्मूला लगाए। तो पहला तो आपने निकाल दिया बेटा टी हाफ लाइफ टाइम। दूसरा पूछा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब क्या, के। तो रेट के निकाल लोगे तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 0.693 बाई कितना 20, और इसका जो टाइम होगा जीरो कितना आ जाएगा, मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। तीसरा आपसे पूछा इनिशियल रेट बताओ। आप जानते हो R इज इक्वल टू के 80 टू द पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। इनिशियल रेट मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, तो जिस टाइम पे रेट पूछे उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दे दो। तो इनिशियल रेट R इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा, ए नॉट टू दी पावर 1। के की वैल्यू आपने निकाल दिया बेटा कितना, 0.693 बाई 20 इंटू ए नॉट की वैल्यू है 512। दैट विल बी योर आंसर। जो कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो। अगर यही क्वेश्चन, ये तो समझ में आया होगा ना, सिंपल। दो ए नॉट और 80 दिया था, दोनों का मैंने रेशियो लिया, इसकी जो वैल्यू आ गई 2 रेज टू पावर n के फॉर्मेट में आ गई। इससे आप क्या निकाल लिया, n टी हाफ लाइफ टाइम इंटू एन इज इक्वल टू टी टोटल, 2 इंटू टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम 40 है, तो टी हाफ लाइफ टाइम कितना निकल गया 20 मिनट्स। तो पूछा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 693/20, दैट विल बी योर रेट कांस्टेंट। आपसे पूछे रेट बताओ तो रेट निकल गया, इनिशियल रेट पूछा तो ई नॉट डाल दो। जिस टाइम पे रेट पूछे, टाइम रेट एट t इज इक्वल टू 10 मिनट, तो 10 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल के पुट कर दो। समझो इसी क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट पार्ट आपको दे रहा हूं। आपसे पूछे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताओ, इसका तो 2 हाफ लाइफ टाइम 20 आ गया ना। आपने पूछे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताओ आफ्टर 60 मिनट। खुद से एक क्वेश्चन लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट। 60 मिनट पे कह रहा है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, मतलब ए टी आप निकालो और टी की वैल्यू दे दिया है 60। सिंपल, जब टाइम दे दे तो आप एन की वैल्यू निकाल लो। कैसे, आप ये फॉर्मूला को लगाओगे,
टी हाफ लाइफ टाइम इंटू एन इज इक्वल टू टी टोटल जो टाइम आपको दिया है। अब रिएक्शन का टी हाफ लाइफ टाइम तो सेम रहेगा, तो 20 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 60 मिनट में 60, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ गया बेटा 3, मतलब 3 टी हाफ लाइफ टाइम लगा। कितना टी हाफ टाइम लगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम 3। तो आपसे पूछे 80, तो 80 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर n, तो आ जाएगा ए नॉट कितना 512 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, और 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है बेटा 8, तो 5 जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 512 डिवाइडेड बाय 8 ये आ जाएगा 64 मोलर, दैट विल बी योर आंसर। फॉर्मूला लगाना तो कल का लेक्चर ही था, आपने कहा फॉर्मूला बेस्ड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं, बस मेरा आज के लेक्चर में काम ये है। तो आपसे पूछे फटाक से 2 आवर्स पे कंसंट्रेशन बताओ, समझा ना उसको। अगर आपसे यहीं पे बोल दे ठीक है 80 निकालो और टाइम दे दे आपको 2 आवर्स, 2 आवर इक्विवेलेंट टू 2 मल्टीप्लाई 60, मतलब 120 मिनट्स पे बताओ, सीधा तुरंत निकाल लो। n इज इक्वल टू टी टोटल अपॉन टी हाफ लाइफ टाइम कितना 120 बाई 20, तो ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 6, नंबर ऑफ टी हाफ लाइफ टाइम कितना 6, तो 80 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर 6 2 रेज टू पावर n, मतलब कितना 512 अपॉन 2 रेज टू पावर 6, तो ये आ जाएगा 512 अपॉन 64, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 8 मोलर, दैट विल बी योर आंसर। जिस टाइम पे आपसे पूछे कंसंट्रेशन, क्या करो उसी टाइम को टी हाफ लाइफ टाइम से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम निकल जाएगा। और 80 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, 80 इज इक्वल टू ए नॉट 2 रेज टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, आप क्या निकाल सकते हो 80। तो मैं कह सकता हूं अब जाकर के अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हुआ। आप न्यूमेरिकल से सॉल्व करो, फॉर्मूला यूज करके तो भी सॉल्व होगा, आप बेटा शॉर्टकट लगाओ तो भी सॉल्व होगा। आई होप आपको ये शॉर्टकट काफी पसंद आया होगा। जैसे हम लोग शॉर्टकट लगाते थे, कहाँ याद करो, ए स्क्वायर शॉर्टकट हम लोग कहाँ लगाते थे, परसेंटेज कंपोजिशन में भी लगाते थे, याद है। जब भी कोई मिक्सचर, चाहे एवरेज मोलर मास हो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो, एवरेज वेपर प्रेशर का हो, मैंने कहा था जिसका निकालना है एवरेज में से उसके अपोजिट को माइनस कर दो, नीचे का डिफरेंस मल्टीप्लाई 100, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो कहीं पे भी लगा सकते हो आप इसको, आप समझ करके लिखो। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसी भी काइनेटिक्स जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ करके कभी भी आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन, जो ज्यादातर टी हाफ लाइफ टाइम पे मिलेगा कि सेकंड ऑर्डर का टी हाफ लाइफ टाइम कैसा होगा, तो उसी को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन, फिर इसके बाद में पढ़ा दूंगा सूडो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लगाते हैं, उसमें एक इनिशियल रेट मेथड आएगा जो कई बच्चों का डाउट वो रुका हुआ है, हम लोग उसको देखेंगे। आइए आप इसको समझ करके लिखिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, अच्छे से लिखो, आपको समझ में आएगा। अब आपको शॉर्टकट लगाना आ गया बेटा, फिर हम लोग पढ़ते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग डाल दीजिए nth ऑर्डर। तो आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम लोगों ने जीरो ऑर्डर देखा, फर्स्ट ऑर्डर देखा, अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड ने देख करके एक जनरल हम लोग पढ़ लेते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। और n की वैल्यू अगर आप यहीं पे 2 डाल दोगे, जो भी अपना डेरिवेशन होगा, अगर n इज इक्वल टू आप 2 डालोगे तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू 3 डाल दो तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत है? तो आइए कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं कि कोई भी एक रिएक्टेंट है, ये क्या दे रहा है प्रोडक्ट। कोई भी एक रिएक्शन लिया मैंने हाइपोथेटिकल, ए गिव्स प्रोडक्ट। कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया, ए गिव्स प्रोडक्ट, और इसका ऑर्डर कितना है n। तो अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू लिखोगी तो k इज इक्वल टू कितना, a रेज टू पावर कितना होगा n। याद करो जीरो ऑर्डर में k इज इक्वल टू a टू द पावर 0 था, फर्स्ट ऑर्डर में r इज इक्वल टू k a टू द पावर 1 था, nth ऑर्डर होगा तो r इज इक्वल टू k a टू द पावर 1। अगर सेकंड ऑर्डर होता तो क्या ले लेते a टू द पावर 2, थर्ड ऑर्डर होता तो a टू द पावर क्या लेते 3। तो अगर मैं इसका रेट लॉ इक्वेशंस की नहीं बजाय अगर रेट ऑफ रिएक्शन से लिखूं तो ये रेट क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ए रिएक्टेंट है
तो माइनस डी ए बाई क्या आ जाएगा डी टी, आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और यही रेट इसके बराबर होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के ए रेज टू पावर एन। बताओ कोई दिक्कत होगा क्या? कंसंट्रेशन उसी तरह से जैसे डिसोसिएट करे तो वैसे डिसोसिएट करेगा। तो मैं इसको यहां ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डी ए बाई ए रेज टू पावर एन, या तो एक्स के फॉर्मेट लिखो, ऐसे फॉर्मेट में लिखो, एक ही चीज है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डी टी। आप कहोगे सर इसको डिसोसिएट कैसे कराएंगे, तो डिसोसिएट बेटा अभी भी वैसे करेगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन ए नॉट, तो टी इज इक्वल टू टी पे ये कितना हो जाएगा 80, और 80 की वैल्यू ए नॉट माइनस एक्स के बराबर होगा, वही चलेगा। तो या तो मैं टी इज इक्वल टू टी पे ए नॉट माइनस एक्स लिख लूं, या 80 लिखूं, चलेगा। तो एट जब कंसंट्रेशन जीरो था तो कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट टी टाइम पे कितना होगा 80। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं और लिमिट डाल दूं, तो लिमिट कहां से कहां से होगा, टाइम जीरो टू टी होगा, तो ये कहां से कहां तक होगा, जब टाइम जीरो टू टी होगा तो जीरो पे ये कंसंट्रेशन कितना था ए नॉट, बाद में कितना हो जाएगा 80। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके लिखूं, पहले इंटीग्रेट कर, अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो वही होगा। बेसिकली इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो पावर होता है उसमें एक ऐड करते हैं और उससे उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर ए रेस टू पावर एन, यहाँ देखना, ये ए रेस टू पावर एन को क्या लिख सकते हो, ए रेस टू पावर माइनस एन। अब इसका इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो ये कितना होगा, पावर में एक ऐड करेंगे, तो ए टू दी पावर माइनस एन प्लस वन, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और नीचे में क्या आ जाएगा, लिमिट कितना, ए नॉट से 80, के बाहर के कांस्टेंट है तो के को बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन t जीरो से कहाँ गया बेटा t, दैट विल। अब इसमें लिमिट डाल दूं, तो अगर मैं इसमें लिमिट डाल दूं तो ध्यान से देखना ये क्या जाएगा, लिमिट कैसे डालते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले हायर लिमिट डालेंगे देन क्या डालेंगे बेटा, लोअर लिमिट। अब इसमें लिमिट डाल दो तो ये देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ में n माइनस वन को कॉमन ले लेता हूँ, और इस टर्म्स को अगर मैं वन अपॉन के फॉर्म में लिखूं तो पावर चेंज हो जाएगा, तो ये पावर n माइनस वन है, इसको अगर मैं करूंगा तो माइनस n प्लस n हो जाएगा, और प्लस वन कितना होगा, माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन ए टू दी पावर n माइनस वन। तो पहले हायर लिमिट डालेंगे तो ए की जगह 80 आ जाएगा, माइनस ए नॉट आ जाएगा, तो 1 अपॉन 80 टू द पावर n माइनस वन, माइनस 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर n माइनस वन, और यहाँ पे जो 80 है वो 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स है। तो किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन kT इज इक्वल टू आ गया, kT इज इक्वल टू, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो k2 का वैल्यू होगा, ये 1 अपॉन n माइनस वन इंटू वन अपॉन 80 टू द पावर n माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर n माइनस वन के बराबर होगा। और जिस ऑर्डर का काइनेटिक्स आप डिस्कस कर रहे हो वहां पे n की वैल्यू क्या डाल देना, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे n की वैल्यू मैं लिख देता हूं, एक्सेप्ट n नॉट इज इक्वल टू वन, n की वैल्यू वन आप नहीं डालोगे, क्योंकि आप देख लो n की वैल्यू वन डालोगे तो ये a टू दी पावर कितना हो जाएगा वन, और वन अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सारे के लिए ये वैलिड होगा, लेकिन एक्सेप्ट n नॉट इक्वल टू वन होगा। क्लियर है, इतना तक समझ में आया? तो ये इंटीग्रेट करके इन जनरल किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या किए हैं, इसको कैलकुलेट किए हैं। अगर आपसे पूछे nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ लाइफ टाइम निकालो, आपसे कहे कैलकुलेट t हाफ लाइफ टाइम फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन का t हाफ लाइफ टाइम निकालो बेटा। अगर देखो t हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे तो एट t हाफ लाइफ टाइम क्या होगा,
x इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू और ए टी इज इक्वल टू ऑल्सो ए नॉट बाई टू, बिकॉज ए टी इज इक्वल टू क्या होता है ए नॉट माइनस एक्स, तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू ये आ जाएगा बेटा ए नॉट बाई टू के बराबर हो जाएगा। और जो टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी हाफ लाइफ टाइम के बराबर होगा। तो इसी इक्वेशन में आप पुट कर दो, जब आप पुट करोगे इसी इक्वेशन में तो देख लो क्या जाएगा, के टी वन बाई टू के टी इज इक्वल टू, आगे ये वन अपॉन एन माइनस वन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे डाल दो ए टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टी इज ऑल्सो क्या हो जाएगा बेटा ए नॉट बाई टू, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में वन अपॉन ए नॉट बाई टू टू दी पावर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन ए नॉट टू दी पावर एन माइनस वन। अब क्या करो, इसको अलग अलग लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा ए नॉट टू दी पावर एन माइनस वन इन टू को ऊपर जाओ टू टू दी पावर एन माइनस वन, जब आप इसको लिखोगे तो ये ऐसा आ जाएगा वन अपॉन एन माइनस वन, जब इसको लिखोगे तो ये टू टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन एन नॉट टू दी पावर एन माइनस वन आ जाएगा। क्लियर है, ये सिंपली ऐसे कर दिया हमने a बाई बी टू दी पावर x, तो इसको लिख दिया a टू दी पावर x और b टू दी पावर x। क्लियर है, माइनस वन अपॉन ए नॉट एन माइनस वन, जब आप इसको लिखोगे तो यहां से देखना मैं सीधा लिख देता हूं के टी इज इक्वल टू टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू वन बाई के, अब टू टू दी पावर एन माइनस वन, इसको माइनस करोगे तो आपको डायरेक्टली टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से ले आया इसको के मल्टीप्लीकेशन तो वन बाई के एन माइनस वन को भीतर लिया टू टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन नीचे ए टू दी पावर एन माइनस वन ए टू दी पावर एन माइनस वन, तो कॉमन आ गया ए टू दी पावर एन माइनस वन, दैट मीन्स टी हाफ लाइफ ऑफ द एनी nth ऑर्डर रिएक्शन। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो मैं कह सकता हूं इन जनरल T half life time is inversely proportional to a naught to the power n minus वन, तो मैं कह सकता हूँ T half life time is directly proportional to a naught to the power वन minus n for any nth order reaction, for any nth order reaction। तो ज्यादातर आपको इन जनरल अगर हम T half life time reaction की बात करें, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू आ गया वन बाई के टू टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन ए नॉट टू दी पावर एन माइनस वन। तो इन जनरल टी हाफ लाइफ टाइम का कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंडेंसी है, तो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू दी पावर एन माइनस वन। तो इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूंगी तो टी हाफ लाइफ लिखूंगा तो बेटा जाएगा टी हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू दी पावर वन माइनस एन। तो किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स की अगर बात करें तो उसका टी हाफ लाइफ टाइम ए नॉट वन माइनस एन के बराबर होगा, और उसके लिए जो इक्वेशन आएगा के टी इज इक्वल टू वन बाई एन माइनस वन into 1 upon a to the power n minus 1 minus 1 upon a naught to the power n minus 1 is equal to kt। तो अगर आप सिंपल ये दोनों इक्वेशन भी याद रखते हो तो आप आराम से किसी भी ऑर्डर के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो किसी भी ऑर्डर का आपको काइनेटिक्स मिले आप निकाल सकते हो। आप एक बार समझ करके लिखना, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन लिखा जिसको ऑर्डर को हमने n ले लिया, n के जगह 2 डालो, सेकेंड ऑर्डर n के जगह 3 डालो, थर्ड ऑर्डर 4 डालो, 4 डाल, फिर फोर्थ ऑर्डर 5 डालो, फिफ्थ nth n डाल दो, nth ऑर्डर। तो रिएक्शन तो ऐसे ही डिसोसिएट करेगा। t इज इक्वल टू 0 पे a नॉट, तो t इज इक्वल टू t पे क्या बचेगा a नॉट माइनस एक्स, जिसी को क्या बोल दिया at, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। तो r इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, ये किससे आया, रेट ऑफ रिएक्शन से आया। रेट लॉ इक्वेशन से r इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, तो r इज इक्वल टू के ए टू द पावर n। फिर इस रेट को मैं इक्वल कर दूं यहाँ से, तो ये रेट एक दूसरे के इक्वल होगा, ये रेट और ये रेट एक दूसरे के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा।
तो यहाँ से माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू दी पावर एन, यहाँ से मैंने इक्वल कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन इज इक्वल टू डी टी। अब लिमिट डाल दिया 0 टू टी, तो 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, टी पे कॉन्सेंट्रेशन क्या ए टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो यह आ जाएगा ए टू द पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन, लिमिट ए नॉट टू ए टी के बाहर ले लिया, टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट डाल दिया तो आपको ये फॉर्म मिल गया। तो इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या निकल गया, ये इसी इक्वेशन। तो जब ये इक्वेशन निकल गया तो मैंने कहा कि चलो किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ लाइफ टाइम निकाल दो। तो टी हाफ लाइफ टाइम फॉर एनी nth रिएक्शन, तो आप जानते हो टी हाफ लाइफ टाइम वो टाइम है जहाँ पे 50% रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो बचेगा कितना, तो x इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, तो ए टी इज इक्वल टू x कौन सा अमाउंट है, डिसोसिएटेड अमाउंट, तो डिसोर्स कितना करेगा 50%, तो बचेगा भी कितना 50%, तो x ए नॉट बाई टू के बराबर हो गया, तो ए टी भी ए नॉट बाई टू के बराबर हो जाएगा। तो आप पुट कर दो इसी इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में अगर ए टी के जगह आप ए नॉट बाई टू लोगे तो टाइम टी हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा। तो ये मैंने किया है, टाइम टी हाफ लाइफ टाइम किया है, तो ए टी सी के जगह ए नॉट बाई टू डाल दिया है, इस इक्वेशन को डाल दिया। अब ए नॉट बाई टू को मैंने इस फॉर्मेट ए बाई बी के फॉर्मेट में ब्रेक किया है, तो ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर एक्स, तो ए नॉट टू दी पावर एन माइनस वन और 1 अपॉन 1 बाई टू को क्या लिख सकते हैं, टू टू दी पावर एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस वन। अब इसको मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो अब देखो ऊपर क्या जाएगा, टू टू दी पावर एन माइनस वन और इन दोनों का कॉमन क्या जाएगा, ए नॉट एन माइनस वन, बाहर से एन माइनस वन को क्या कर दिया, अंदर कर दिया, तो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू के, ये बाहर वाला एन माइनस वन को ब्रैकेट के अंदर लिया, तो एन माइनस वन, नीचे इन दोनों का कॉमन ए नॉट एन माइनस वन, ए नॉट एन माइनस वन, इसका कॉमन ए नॉट एन माइनस वन आ जाएगा। जब आप इसको देखोगे तो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू के टू टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू ए नॉट एन माइनस वन। तो टी हाफ लाइफ टाइम का कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंडेंसी रहा, तो इन जनरल टी हाफ लाइफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन, तो टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट वन माइनस एन, दैट विल बी योर रिलेशन। ध्यान से देखना बेटा, टी हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1 बाई के ब्रैकेट टू टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन। और इसी से हम लोगों ने कहा था कि इन जनरल अगर बात करोगे तो जो टी हाफ लाइफ टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन, या इसी को कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर वन माइनस एन। That will be the relation between T half lifetime and concentration for any nth order reaction, nth order reaction के लिए। तो हम लोगों ने दो टी हाफ लाइफ टाइम देखा है, जीरो ऑर्डर के लिए एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हम यहाँ पे लेते हैं एन इज इक्वल टू जीरो, ये क्या आ गया, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। अब इस फॉर्मूले से कंपेयर करके देखते हैं, इस फॉर्मूले से अगर आप बात करोगे तो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए नॉट टू द पावर वन माइनस जीरो, ये टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू, तो यहाँ से कह सकते हैं टी हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। यहाँ से भी देखो टी हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। अगर एन इज इक्वल टू वन की बात करो तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ लाइफ टाइम है वो किसके बराबर होगा, एल एन टू बाई के, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से देखो टी हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर वन माइनस एन, तो वन माइनस एन जीरो, तो जो टी हाफ लाइफ टाइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर जीरो वन, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ टी हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा एन इज इक्वल टू क्या, टू, ये कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर। तो इस केस में जो टी हाफ लाइफ टाइम होगा बेटा इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो,
इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हो सेकेंड ऑर्डर के लिए तो ध्यान से देखो ऊपर में क्या जाएगा। देखो अगर मैं n इजिकल टू 2 पुट कर दूं, 2 टू द पावर 2 माइनस 1 कितना जाएगा, 2 टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू ए नॉट टू द पावर 2 माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना 2 माइनस 1 1 अपॉन कितना जाएगा ए नॉट, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा और इनटू के है ना, तो ए नॉट इंटू के, तो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट इंटू के। यहाँ से देख लो टी हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 2, तो कितना जाएगा ए नॉट टू द पावर माइनस 1, तो 1 बाई ए नॉट। तो यहाँ भी टी हाफ लाइफ टाइम ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ से भी आपको क्या रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपसे किसी भी ऑर्डर का अगर टी हाफ लाइफ टाइम पूछे तो आप इस इक्वेशन से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसलिए हम लोग जो अपने सिलेबस में जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर था उसको बेटा डिटेल्स में पढ़ा है, और उसके बाद किसी भी nth ऑर्डर के लिए आपका कंसंट्रेशन टाइम के बीच में ग्राफ दे दे, टी हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ दे दे, आप इसके रिस्पेक्ट से निकाल सकते हो। इसलिए ना हम लोगों ने सेकंड पैरा ना थर्ड पैरा डायरेक्टली क्या पढ़ा nth ऑर्डर रिएक्शन, और ज़्यादातर उसमें आपको कभी कभी ग्राफ दे सकते हैं या कई बार टी हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन के रिलेशन पूछेंगे। तो जनरली याद रखना टी हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n, दैट विल बी आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। बाकी चीज या तो डेरिवेशन था 1 बाई 1 आपको समझ में आ जाए तो बेटा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना काफी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाद में आप नेट रिजल्ट भी याद रखते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो आप इसको समझ करके लिखो, फिर हम लोग लिखते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। आप पहले इसको लिख लो पॉज करके, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। पहले आप समझ लो सूडो ऑर्डर क्या है, क्यों सूडो ऑर्डर रिएक्शन में होता क्या है, फिर आप 1 बाय 1 में इसका डिफिनेशन पार्ट करा दूंगा। समझना, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ और बोल दिया ये एक सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है। समझो कोई भी एक केमिकल इक्वेशन है 1 प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में आपको दे दिया सिंपल रिएक्शन, सिंपल है या क्या है एलिमेंट्री है। तो अगर इस रिएक्शन में देखोगे अगर कोई सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है उसी केस में जो स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना। तो अगर मैं इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखूं तो R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर क्या होगा बेटा 1। क्लियर है, क्योंकि इसका भी स्टोइचियोमेट्री 1 इसका भी स्टोइचियोमेट्री 1 और इसमें ओवरऑल इसका ऑर्डर देखोगे तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये कितना होना चाहिए 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। कोई भी रिएक्टेंट अगर रिएक्शन है उसमें टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, इसलिए रिएक्टेंट के केस में रेट को हम माइनस साइन में लिखते हैं एंड प्रोडक्ट के केस में प्लस साइन से लिखते हैं। अब समझो इस इक्वेशन में टाइम के साथ अगर आप रेट को देखोगे या तो रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी या रेट ऑफ रिएक्शन देखो, वो टाइम के साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा रेट इसका क्या होगा चेंज होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि समझो इसमें बी एक्सेस में है, जो बी का अमाउंट है वो एक्सेस में है। समझो मैं हूं और मेरे साथ कैलाश है, मेरे पास 100 रुपीज है, कैलाश के पास कुबेर का खजाना है। अगर हम दोनों बाहर से घूम के भी आ जाएं तो किसके अमाउंट में चेंज आपको दिखेगा, मेरे में या कैलाश में। ऑब्वियसली मेरा अमाउंट कम है विथ रिस्पेक्ट टू कैलाश, मेरे रिस्पेक्ट में कैलाश के पास तो कुबेर का खजाना बहुत कुछ है। तो अगर वो बाहर से घूम के आ गया और 100 रुपये खर्च भी कर दिया तो भी कैलाश के पास अभी भी कुबेर का खजाना है, लेकिन मैं अगर 50 रुपीज भी खर्च करता हूं तो मेरा आधा पैसा खत्म हो गया। तो अगर कोई रिएक्शन में दो स्पीसीज रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन एक का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो आपको टाइम के साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज दिखेगा ही नहीं।
तो आपको लगेगा कि ये तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में रेट चेंज ही नहीं हो रहा है, होना चाहिए ना। तो इस केस में क्या होगा कि अगर बी एक्सेस में है तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इज नॉट चेंजेस विथ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बी का रेट कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं कर, नहीं चेंज करता हुआ दिखेगा, कब, ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए में काफी ज्यादा चेंज दिखेगा, बी में ना के बराबर दिखेगा। तो आपको लगेगा कि रेट बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, नॉट चेंजेस विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू रेट चेंज ऑफ ए, विथ रिस्पेक्ट टू रेट चेंज ऑफ ए का रेट चेंज के रिस्पेक्ट में उसका चेंज नहीं करेगा। तो क्या होगा कि रेट बी पे डिपेंड करेगा नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू, मैं अगर इसको लिखूं तो के तो कांस्टेंट है इनटू जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है इनटू और ये दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये चेंज नहीं करेगा। और इन दोनों कांस्टेंट को अगर मैं लिखूं तो इसको क्या डैश के डैश ए टू दी पावर 1 या k1 कर लेता हूं, दैट विल बी द एक्चुअल डैश, और इसको r1 ले लेता हूं। समझ में है? तो एक्चुअली में ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। जब एक्चुअली रेट आप मेजर करोगे तो उसमें बी का रेट टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि बी एक्सेस में, अगर इसका 1000 मोल में से 1-2 मोल कंज्यूम भी हो गया तो कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको। तो एक्चुअल रेट आपको क्या लिखेगा, फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन एक्चुअली में ये फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, समझ में आया ना। तो इसलिए इसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्चुअली में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब भी रेट में स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन आएगा ना, तो एक्चुअल से डिक्रीजिंग रेट को हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब भी सूडो ऑर्डर रिएक्शन को अगर आप देख रहे हो, किसी भी सूडो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करोगे, तो उसमें एक्चुअल रेट से डिक्रीज करके, रेट कम करके रेट को पढ़ते हैं। ये कब हो सकता है, तो या तो किसी क्वेश्चन में एक जो रिएक्टेंट जिस पे रेट डिपेंड कर रहा है वो एक्सेस में हो, या दूसरा मैं कह सकता हूं ए प्लस बी और इस पे कैटालिस्ट सी है, गिव्स प्रोडक्ट। ये क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये सी क्या है, सी बेटा आपका कैटालिस्ट। तो टाइम के साथ कैटालिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज तो नहीं करेगा, डी सी बाई डी टी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो जीरो होगा। तो एक्चुअल में अगर रेट लॉ इक्वेशन में आर इज इक्वल टू ए बी एंड सी, तो एक्चुअली में ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर इसकी बात करूं तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, लेकिन सी तो चेंज ही नहीं करेगा। तो इस केस में आर डैश इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन से, इसको क्या लिख दें, के डैश। तो अगर मैं सूडो इसको बोलता हूं तो सेकंड ऑर्डर, तो एक्चुअली में ये रिएक्शन क्या होगा, इससे एक ज्यादा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का होगा। तो जब भी आप सूडो ऑर्डर समझते हो, मतलब क्या समझ रहे हो, तो आप लिखना, डिफिनेशन लिखना, रिएक्शन इन विच काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन इज स्टडीज बाय, रिएक्शन इन विच काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन इज स्टडीज बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर, reaction in which kinetics of reaction is studied by decreasing order are known as pseudo order reaction, are known as pseudo order reaction, pseudo order reaction। It happen only when, if happen only when, ये कब हो सकता है, पहला फर्स्ट में लिखना, if any particular reactant will be present in excess, if any particular reactant will be present in excess। तो जब भी सूडो ऑर्डर रिएक्शन की बात होगी तो कहीं ना कहीं आप उसमें उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर को पढ़ रहे होगे। और ये कब सूडो ऑर्डर हो सकता है,
कब, जब कोई एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट क्या होगा, एक्सेस में हो, और दूसरा इफ रेट लॉ इक्वेशन इन्वॉल्व कैटालिस्ट, इफ रेट लॉ इक्वेशन इन्वॉल्व कैटालिस्ट, और दूसरा अगर रेट लॉ इक्वेशन में कैटालिस्ट आ जाए तब आपको क्या मिलेगा, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? आप इसको लिखो, फिर मैं सूडो ऑर्डर में आपको ज्यादातर सूडो फर्स्ट ऑर्डर मिलता है और सूडो जीरो ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होगा, और सूडो जीरो ऑर्डर में बोलता हूं तो रिएक्शन एक्चुअली में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, तो आप ब्लैक बोर्ड पे जो मैंने लिखा आप उसको लिखो, फिर मैं इसका एग्जाम्पल आपसे करा देता हूं। आइए मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूं, एग्जाम्पल ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन। पहला इथॉक्सी इथेनॉल, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, H2O एसिडिक, तो इस पर में क्या होगा H प्लस, तो ये आपको देगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH, एक एसिड पार्ट देगा और दूसरा क्या देगा, अल्कोहल, एसिड एंड अल्कोहल। और इसकी बात करोगे तो ये आपका क्या है, ईस्टर। तो अगर इसमें बात करूं और यहाँ पे H प्लस जो है बेटा ये क्या है, कैटालिस्ट। तो अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो R इजकल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड हो C2H5 इंटू क्या, H प्लस। अब H प्लस तो क्या है, कैटालिस्ट, तो टाइम के साथ कैटालिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगा नहीं। कैटालिस्ट क्या है, सिर्फ रिएक्शन को कंटिन्यू कराता है, और अगर ये जितना अमाउंट एब्जॉर्ब होगा प्रोडक्ट साइड उतने ही क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। मीडिएटर का काम करता है, ये कभी किसी भी रिएक्शन का पार्ट नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसका रेट लिखूं तो रेट इजिकल टू क्या हो जाएगा, K डैश CH3 C डबल बॉन्ड हो C2H5। तो अब ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एक्चुअली में ये रिएक्शन कितने, किस ऑर्डर का होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा, लेकिन हम लोग एक ऑर्डर डिक्रीज करके पढ़े इसलिए इसको बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप जो लगाते हो T हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ln2/k, तो आप K ने लगा करके यहाँ पे K डैश लगाओगे, और यहाँ पे जो K डैश की वैल्यू होगी ये कितना होगी, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। काफी इंपॉर्टेंट है, दो एग्जांपल आपको, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और दूसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये दोनों सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, एक्चुअली में ये सेकंड ऑर्डर होंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैटलिस्ट का टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, इसलिए एक डिक्रीजिंग ऑर्डर को पढ़ते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ते हैं। क्लियर है, आप यहां तक समझ में आया? आप इसको लिखो, फिर मैं सेकंड एग्जांपल आपको करा देता हूं। क्या सेकेंड एग्जाम्पल बेटा मैं ले रहा हूं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर की बात करोगे C6 C12 H22 O11, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, यहाँ पे H प्लस क्या है आपका, कैटालिस्ट, तो आपको मिलेगा C6 H12 O6 C6 H12 O6, ये ग्लूकोज और दूसरा ये फ्रुक्टोज। अगर मैं इसका रेट लिखूं तो R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12 H22 O11 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, H प्लस। तो इसमें जो एक्चुअल रेट होगा तो R इज इक्वल टू K डैश C12 H22 C12 H22 O11, ये होगा रेट। और इस केस में जो आप K डैश की वैल्यू लिखोगे ये 0.693 बाई क्या TF लेफ्ट।
तो एक्चुअल रिएक्शन ये है, तो आप इस के डैश से डील करोगे, कोई भी रेट कांस्टेंट ये होगा और के डैश की वैल्यू देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और ये रिएक्शन फिर से कौन सा हो जाएगा, एक ऑर्डर डिक्रीज करके पढ़ रहे हो तो ये होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में है? तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने किया क्या, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट कर चुके थे, इसी फर्स्ट ऑर्डर को एनालिसिस किया और दो चीज हम लोगों ने पढ़ा, एक nth ऑर्डर रिएक्शन अगर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के अलावा किसी सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर nth ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ लाइफ टाइम, रेट कांस्टेंट, किसी के बीच कॉन्सेंट्रेशन टाइम, किसी के बीच में अगर रिलेशन पूछे तो हम लोगों ने इसे निकाला, और टी हाफ लाइफ टाइम इन जनरल किसी भी रिएक्शन के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1 माइनस n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, अगर सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहीं पे आता है तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल ऑर्डर से आप एक ऑर्डर कम करके पढ़ रहे हो, बेसिकली आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट मतलब एक्चुअली रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का होगा, सूडो जीरो ऑर्डर मतलब एक्चुअली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों को यहीं तक हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कि ऑर्डर टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, बट एक बार समराइज करके चार मेथड जिसको मैं करा दूंगा। ठीक है, इसी पे एक आता है इनिशियल रेट मेथड जिससे ऑर्डर निकालते हैं, बिल्कुल आसान है, सब कुछ कर चुके हैं, बस उस पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग ने किए। तो कई बच्चों का डाउट है, मैं आज के लेक्चर में लास्ट में एक चाहता हूं एक क्वेश्चन करा दूं, बेसिकली ये आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं उसका पार्ट है। आप एक क्वेश्चन देख लो, कई बच्चों का कुछ डीपीपी रुका हुआ है प्रॉब्लम, आपके को इस पे बेस्ट सॉल्व हो जाएगा। हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस मेरा काम है प्रॉब्लम कराना, तो कहीं ना कहीं कल करेंगे उसके नेम के साथ, आज एक न्यूमेरिकल करा देता हूं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, कह रहा इन ए सर्टेन गैसियस रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई किसी रिएक्शन का रिएक्टेंट है, जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 3y गिव्स xy3, कह रहा था इनिशियल रेट आर रिपोर्टेड एज, इसका मतलब बताओ इनिशियल रेट, मैंने कहा था जिस रेट की बात करें उसको निकालने के लिए उस कंसंट्रेशन को आप पुट कर दो, आपको वो रेट निकल जाएगा। इनिशियल रेट मतलब t इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे x एंड y के बीच में रिएक्शन है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y जब डालते हो तो इनिशियल रेट t इज इक्वल टू पे रेट जो है ये, तो जब x का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 y का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 तो रेट 0.02 है, जब x का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 एंड y का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अगेन रेट 0.02 है। अब क्या किया कि x का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 और y का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके 0.2 दिया तो रेट 0.08 आ गया, और फोर्थ में इसका 0.4 इसका 0.3 लिया तो रेट 0.18 आ गया। मतलब इनिशियल x एंड y का मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता गया और उसके लिए इनिशियल रेट आता गया। तो आपसे पूछ सकता है, क्या क्या पूछता है देखना, पहला पूछेगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x बताओ, दूसरा आपसे बोलेगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू y बताओ, तीसरा आपसे कहेगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, और चौथा आपसे जो उस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो कि अगर a का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ाओ तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन। अब मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन का एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ। सॉल्यूशन की बात करोगे तो ये हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू k x, r इज इक्वल टू k x टू द पावर a एंड y टू द पावर b, और जो e निकलेगा वो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x, जो b निकलेगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू y, और ओवरऑल ऑर्डर की बात करोगे तो ऑर्डर की जो वैल्यू होगी वो a प्लस b के इक्वल होगी। अब निकालना कैसे, इसको यहां पे सीखना है। तो अब देखो, अब चार इक्वेशन है, इसमें देखो ना, एक k अननोन है, एक r अननोन है, रेट दिया हुआ है, एक k अननोन है, एक a अननोन है, एक b अननोन है, तीन अननोन के लिए मिनिमम 3 इक्वेशन है। तो देखो एक्सपेरिमेंट भी 4 बार दिया हुआ है, इसको मैं कह सकता हूं
कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो 4 अलग अलग रेट है। अगर इनिशियल रेट R1 के जगह अगर मैं ये दे दूं 0.002 यूनिट देखोगे तो मोल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम 0.002 के नहीं पता, x की वैल्यू 0.1 टू द पावर a, y की वैल्यू 0.1 टू द पावर b। ये इक्वेशन 1 है। इससे बना लो तो इसके लिए रेट क्या जाएगा 0.002 इज इक्वल टू के, यहाँ पे बेटा क्या आ गया 0.2 टू द पावर a, 0.1 टू द पावर b। ये इक्वेशन क्या आ गया 2। इसके लिए अगर इक्वेशन बनाओगे तो आ जाएगा रेट 0.008 इज इक्वल टू के, 0.3 टू द पावर a, 0.2 टू द पावर b। दैट इज इक्वेशन 3। और इसके लिए बनाओगे तो देखो ना r की जगह इस वैल्यू को डाल दो 0.018 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, x का कंसंट्रेशन 0.4 टू द पावर a, y का कंसंट्रेशन 0.3 टू द पावर b। दैट इज इक्वेशन 4। हर अलग अलग रेट कंसंट्रेशन को जार के 4 अलग अलग इक्वेशन ले लिया। अब उससे देखो अब मुझे निकालना क्या है ए बी एंड के की वैल्यू। 3 निकालने के लिए 3 इक्वेशन है, वैसे भी एक इक्वेशन ज्यादा ही दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, अब देखना इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं। क्या करता हूं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं। ध्यान से देखना, अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूं यहीं पे देखना, चलो एक मैं करके दिखाता हूं 0.002 इज इक्वल टू के 0.2 टू द पावर a, 0.1 टू द पावर b, के 0.1 टू द पावर a, 0.1 टू द पावर b। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 किया मैंने। ध्यान से देखना बेटा, ये टर्म्स कितना हो गया 1 इज इक्वल टू के कैंसिल, ये पूरा टर्म्स कैंसिल, तो ये कितना आ गया 0.2 टू द पावर a अपॉन 0.1 टू द पावर a। इसको आप लिखोगे तो ये 2 बाई 0.2 टू द पावर 0.1 टू द पावर कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया 2 टू द पावर a। तो 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर a। और यहां से देखना 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 1 को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर a। तो बेस सेम है तो उसका पावर क्या होगा सेम, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी a इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x का ऑर्डर कितना है a, तो x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया 0। तो सिमिलरली जैसे मैं इन दोनों इक्वेशन को एडजस्ट किया तो अपने को क्या निकल गया b कैंसिल हो गया। अब चाहिए क्या b की वैल्यू चाहिए, अब चाहिए क्या b की वैल्यू चाहिए। तो b के वैल्यू के लिए देखो मैं क्या करता हूं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं। फॉर b के लिए क्या करता हूं इक्वेशन 4 को यहीं पे मैं लिख देता हूं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूं। तो इक्वेशन 4 की वैल्यू बताओ 0.018 अपॉन 0.002 इज इक्वल टू के 0.4 टू द पावर a, 0.3 टू द पावर b अपॉन के 0.1 टू द पावर a, 0.1 टू द पावर b। अब ध्यान से देखना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितने टाइम्स आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये कितना 9। तो 9 इज इक्वल टू यहाँ पे देखना के बेटा कैंसिल, ये 4 टू द पावर a और यहाँ पे कितना आ गया 3 टू द पावर b। अब a की वैल्यू कितना है 0, तो 4 टू द पावर 0। अब मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूं, यहाँ लिख देता हूं, तो 9 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 0 एंड 3 टू द पावर b। तो इसको 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूं, 3 टू द पावर 2, 3 इंटू 3 9 होगा ना।
इज इक्वल टू ये 1 3 टू दी पावर b, तो b के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो ऑर्डर आ गया ये 2 आ गया। b क्या था, y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 2, तो जब इसको पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू k x टू दी पावर 0 एंड y टू दी पावर 2। तो x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आ गया एंड y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 2। सिंपल, जो भी गिवन डाटा होगा इनिशियल रेट का, उससे एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ इक्वेशन लिखना, r इज इक्वल टू के x टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर a, y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर b। सारे गिवन वैल्यू को पुट करना, आपको क्या निकल जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो, आप थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के देखना है कि किस इक्वेशन को किससे डिवाइड करूं। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 को डिवाइड किया है इक्वेशन 1 से, तो देखो b का पार्ट कैंसिल, a का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया है, तो b की वैल्यू कितनी निकल गई 2। अब किसी भी इक्वेशन में a एंड b की वैल्यू डाल दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। किसी भी इक्वेशन में a के जगह 0, b के जगह 2 डाल दो तो आप क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। बेसिकली ये मेथड है जिसको इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे भी आप जितना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं उस पे आपसे क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन आपसे सारे बनेंगे सिर्फ रेट का टेम्परेचर से डिपेंडेंसी का क्वेश्चन छोड़ करके या कोलिजन थ्योरी से छोड़ करके, मतलब जिस क्वेश्चन में एनर्जी की बात की होगी उसको छोड़ करके केमिकल काइनेटिक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें हो जाएंगे आपसे। ये डिपेंड नहीं करता है कि प्रॉब्लम या जेई मेन का हो या एडवांस का हो या नीट का हो या एम्स का हो या सीटी का हो, आप में इतनी कैपेबिलिटी अब है कि आप सारे प्रॉब्लम को हिट कर सकते हो। नहीं बन रही है तो भी अच्छी बात है, कम से कम मेरे और आप में एक इंटरेक्शन के लिए एक डाउट तो मिला आपको कि आप मेरे से पूछोगे सर ये डाउट क्या है। तो आई होप आपको nth ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया होगा। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑलरेडी आप काफी अच्छे से पढ़े भी हो मेरे से और आपको समझ में भी आ रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि आपसे न्यूमेरिकल ज्यादातर सॉल्व हो गए। जो दो डाउट थे वह तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के थे या इस मेथड से ऑर्डर निकालने पे थे। आई होप सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। लेक्चर ध्यान से पढ़ना, आप काफी इंफॉर्मेटिव नोट्स बनाना, हर लेक्चर को समझ करके हर एक पॉइंट को नोटबुक में लिखना और खुद के लैंग्वेज में उसका जो समरी हो वो लिखना। इतने देर तक हम दोनों को साथ में बने रहने के लिए, लेक्चर को ध्यान से सुनने समझने के लिए, अच्छे से नोट्स बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।